हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज से मैं आप सभी को पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगा। और हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। और इस चैप्टर के हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ डैश। इसके चार ऑप्शन है, बताइए इसका कौन सा सही होगा। इसका आंसर होगा ए गोल। इसका मतलब डेवलपमेंट के लिए लोग क्या देखते हैं, फॉर ए मिक्स ऑफ गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, यानी कि किसी कंट्री के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए देयर डैश इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनकम, यानी कि कंपेयर करने के लिए किसी कंट्री के डेवलपमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट क्या माना गया है? इनकम को। थर्ड फॉर मोर इनकम मीन्स, इसका चार ऑप्शन है, आंसर बताइए। इसका आंसर बी सही है, मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। इसका मतलब अगर मोर इनकम है तो इसका मतलब उसकी डिमांड भी, नीड भी ज्यादा होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? इन एडिशन टू इनकम पीपल वांट डैश फॉर डेवलपमेंट। इसका मतलब इनकम के अलावा लोग और क्या चाहेंगे? पहला ऑप्शन है फ्रीडम, यस। सेकंड सिक्योरिटी, थर्ड इक्वल ट्रीटमेंट, यस। तीनों चाहेंगे, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन द डेवलपमेंटल गोल फॉर ए गर्ल फ्रॉम ए रिच फैमिली, यानी कि अगर कोई गर्ल्स रिच फैमिली से है तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? इसके ऑप्शन चेक करते हैं और कोशिश करना जो ऑप्शन जितने एलिमिनेट हो सके उसको पहले एलिमिनेट करेंगे, फिर हम सही आंसर तक पहुंचेंगे। फर्स्ट टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, बिल्कुल नहीं, गलत। सेकंड टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर्स, यस ये हो सकता है। चलो नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, नो। लास्ट टू गेट बेटर वेजेस, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर्स गेट। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट डैश, क्या आंसर होगा इसका बताइए? इसका आंसर होगा पॉपुलेशन, यानी कि कंट्रीज की डिफरेंट पॉपुलेशन होती है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। इसलिए टोटल इनकम से कंपेयर करने से ये पता नहीं चलता कि एक एवरेज पर्सन कितना अमाउंट अर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Which one among the following is a developmental goal for the landless rural laborers? इसके क्या क्या गोल हो सकते हैं लैंडलेस रूरल लेबरर्स के? फर्स्ट है टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, मे बी। सेकेंड टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, हो सकता है, यस ये भी हो सकता है। थर्ड मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, यस सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोई भी लैंडलेस रूरल लेबरर्स का मेन गोल क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा उसको काम मिले और बेटर वेजेस मिले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय, इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया इज यूज इन क्लासिफाइंग कंट्री, इसमें जो पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया है ये यूज किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स आर, ये क्या है? मटेरियल थिंग्स या नॉन मटेरियल थिंग्स? बेसिकली ये सब आता है नॉन मटेरियल थिंग्स। इसका आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू, इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्शन, यानी कि सभी का डेवलपमेंट करना ही क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू, पर कैपिटा इनकम किसको कहते हैं? ए होल इनकम, नो गलत।
सेकंड एवरेज इनकम, यस इसका आंसर होगा बी एवरेज इनकम। सो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वी कैन ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री बाय कैलकुलेटिंग, इसका मतलब हमें पूछ रहा है पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। यानी कि पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जितनी भी नेशनल इनकम है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल पॉपुलेशन से। सो इससे हमारा क्या निकल कर आएगा, इससे पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो 13 है पर कैपिटा इनकम इज, क्या होता है, इनकम पर पर्सन, यस इसका आंसर ए सही है, पर कैपिटा इनकम होता है इनकम पर पर्सन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच कैटेगरी डज इंडिया कम अंडर, इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है इसमें, हाई इनकम कंट्रीज, सेकंड है लो इनकम लो मिडिल इनकम कंट्रीज, सी लो इनकम कंट्रीज, या फिर डी हाई मिडिल इनकम कंट्रीज। इसका करेक्ट आंसर होगा बी लो मिडिल इनकम कंट्रीज। इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है, बी लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डैश फॉर ऑल कंट्रीज। इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ए पाउंड्स, बी यूरो, सी डॉलर्स, या फिर डी रुपीस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी डॉलर्स। सो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 49,300 पर मंथ एंड अबव इन 2019 आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, ए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, बी डेवलपिंग कंट्रीज, सी पुअर कंट्रीज, या फिर डी रिच कंट्रीज। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिच कंट्रीज। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलपमेंट गोल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। सो इसका ऑप्शन ए है टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, नो ये गलत है। सेकंड, टू गेट बेटर वेजेस, नो ये भी गलत। थर्ड, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, यस ये प्रॉपर आंसर है, सही आंसर सी है, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसका मीनिंग क्या होगा। सो इसके तीन ऑप्शन है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्या ये सही है, यस ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी और सी चेक कर लेते हैं, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, इसकी वजह से ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, लाइफ तो है ही नहीं इसमें, लेंथ ऑफ ए चाइल्ड, सो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। सो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बताता है IMR, IMR की फुल फॉर्म क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ डैश एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 ईयर। सो क्वेश्चन 19 का आंसर है बी 1 ईयर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश एज ग्रुप, कितने एज ग्रुप होगी इसमें। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 7 एंड अबव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये क्या बताता है, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप की बात कर रहा है, ये बताता है ऑप्शन नंबर डी 14 एंड 15 एज ग्रुप अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है डी 14 एंड 15 ईयर्स। सो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी आर ट्रू। मनी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट, मनी कैन नॉट बाय यू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। यस, सही हो सकता है, यस सही है। बी, money cannot ensure that you get unadulterated medicine। yes, ये भी सही हो सकता है। C, money may also not be able to protect you from infectious disease। yes, तीनों सही है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा all of the above। अब क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नोरिश्ड। हम लोग प्रॉपरली नोरिश है, ये हमें किससे पता चलेगा? सो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, थ्रू गुड वेट एंड स्केल, नो। ऑप्शन नंबर बी, बॉडी मास इंडेक्स, यस। ऑप्शन बी सही है, इसको बोलते हैं हम लोग BMI, बॉडी मास इंडेक्स। सो अब क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। इफ द बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI इज डैश देन द अडल्ट पर्सन वुड बी कंसिडर अंडर नॉरिश। अंडर नॉरिश किस कंडीशन में कहा जाएगा? जब BMI कितना हो? लेस देन 18.5 हो। इसका मतलब 24 का आंसर है ए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इफ द BMI इज डैश देन द अडल्ट पर्सन वुड बी कंसिडर ओवरवेट। ओवरवेट किस कंडीशन में माना जाएगा? अगर BMI मोर देन 25 है तो वो ओवरवेट माना जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है डी, मोर देन 25। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि HDR, और इसको HDI भी बोल सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विच इज पब्लिश बाय UNDP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? UNDP। सो इट कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन, इसके क्या क्या क्राइटेरिया, किस बेसिस पे ये कंट्रीज को कंपेयर करता है? सो फर्स्ट, हेल्थ स्टेटस, यस सही है। सेकेंड, पर कैपिटा इनकम, बी इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, एजुकेशनल लेवल। सो तीनों सही है, इसका मतलब इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने के मैक्सिमम चांस है। सो क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। केरल हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी केरल में IMR बहुत कम है, इसका रीजन क्या हो सकता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इट हैज एडवोकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा सी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो next question is 28. Nearly dash of the country is overusing their groundwater reserve। कितने लोग है? इसका आंसर है नियरली 1/3 लोग क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर रिजर्व का यूज करते हैं, और ये ओवर यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। क्या हो सकता है? रिन्यूएबल, बी नॉन रिन्यूएबल, सी प्रोटेक्टेड, या फिर डी रिजर्व। सो इसमें सी और डी तो बिल्कुल गलत है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन ए या बी। सो ग्राउंड वाटर बेसिकली रिन्यूएबल है, ये दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। सो अब हम लोग पढ़ते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अहेड ऑफ इंडिया। इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट कि अगर हम लोग बात करें कौन सी कंट्रीज है जो इंडिया से बेटर है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। सो इस तरीके से हमने अपनी क्लास कंप्लीट कर ली है। सो आज हमने जो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट के जो बेस्ट 30 क्वेश्चन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और आगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे कल, और उसके MCQ हम लोग कवर अप करेंगे। साथ के साथ इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज के साथ, वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और मैं संदीप स्वामी आप सभी को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 को, और आज इस चैप्टर के हम लोग 40+ MCQ पढ़ेंगे। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है? सो वन बाय वन करके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, टर्सरी सेक्टर, नो दिस इज रॉन्ग। सेकंड, सेकेंडरी सेक्टर, ये भी गलत है। थर्ड, प्राइमरी सेक्टर, यस, सी हमारा करेक्ट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्राइमरी सेक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। The covers activities in which natural products are changed into form through ways of manufacturing that we associate with industrial activities। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात आए, सो ये होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ए, सेकेंडरी सेक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द सर्विस सेक्टर्स इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज। सर्विस सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज आती है? सो इसको ऑप्शन से देखते हैं। फर्स्ट, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, ये गलत है। ये सब आता है हमारा प्राइमरी के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सेकंड ऑप्शन, मेकिंग सुगर, गुड़ एंड ब्रिक्स, ये आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। अब पढ़ते हैं हम लोग सी ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। सो दिस इज करेक्ट। सो थर्ड का आंसर होगा सी। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स सम essential service that may not directly help in the production of goods, state whether true or false। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन पूछा है, क्या सर्विस सेक्टर इंक्लूड करता है एसेंशियल सर्विस जो वैसे डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती? यस, इसका आंसर होगा ए, ट्रू। इसमें बहुत सारी सर्विस होती है, जैसे टीचिंग, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो। सो ये सब एक सर्विस है, ये एसेंशियल सर्विस में माने जाएगी। इससे किसी तरीके का कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज कॉल्ड। जैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज की बात आए, सो ये माना जाएगा हमारा प्राइमरी सेक्टर। सो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, प्राइमरी सेक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सो इसको ऑप्शन वाइज हम लोग चेक करते हैं। ए ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ये है हमारा प्राइमरी के लिए फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सेकंड, एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो इसका बी सही लग रहा है। सो बी इज करेक्ट आंसर। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। So using sugarcane as raw material, we make sugar और गुड़। इसका मतलब सुगर केन एज ए रॉ मटेरियल यूज करके हम लोग इससे क्या बना सकते हैं? शुगर बना सकते हैं या फिर गुड़ बना सकते हैं। सो इसमें क्वेश्चन ये पूछा, अंडर व्हाट सेक्टर डज दिस एक्टिविटी कम। सो ये कौन से सेक्टर में आएगा? सो इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या ये प्राइमरी सेक्टर में है? नो, ये प्राइमरी सेक्टर में नहीं होगा। प्राइमरी सेक्टर में तो जो रॉ मटेरियल है वो आएगा। सो एक गलत है। सेकंड, प्राइवेट सेक्टर, नो, ये भी गलत है। सी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, यस, इसका सी सही है। इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर भी बोल सकते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब वो एक्टिविटी जो अपने आप से गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन वो क्या करती है? सपोर्ट करती है फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो इसको क्या बोलेंगे? बेसिकली इसको हम लोग टर्सरी सेक्टर बोलेंगे। सो इसका आंसर होगा डी, टर्सरी सेक्टर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। नेम वन फंक्शनिंग एक्टिविटी ऑफ द टर्सरी सेक्टर। सो टर्सरी सेक्टर की कौन सी ये एक्टिविटीज होगी? इस चार ऑप्शन में से देखकर बताइए आप लोग। सो इसका पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, गुड्स डेट आर produce would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shop। So A बिल्कुल सही आंसर है।
सो नाइन्थ का होगा ए ऑप्शन। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। बहुत इजी है। क्या प्राइमरी सेक्टर क्या बोलेंगे, सर्विस सेक्टर बोलेंगे, या सेकंड बी सही होगा या सी सही होगा? सो इसमें हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल गलत। सर्विस सेक्टर हम लोग टर्सरी सेक्टर को बोलते हैं। इसमें प्री इंडस्ट्रियल सेक्टर सी भी गलत है और लास्ट डी भी गलत है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा बी, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 11th क्वेश्चन, सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? सो इसके 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए कौन सा सही है। ए ऑर्गेनाइज सेक्टर, सो ये गलत है। अब पढ़ते हैं बी सर्विस सेक्टर, नो सर्विस सेक्टर भी गलत है। सर्विस सेक्टर हम लोग कहते हैं जो टर्सरी सेक्टर है उसको हम लोग बोलेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियल सेक्टर। यस सी सही है इसका आंसर। वैसे सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ। ये किसका पार्ट है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं। सो ये हमारा होता है टर्सरी सेक्टर। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, टर्सरी सेक्टर। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच सेक्टर जनरेट सर्विसेज रेदर देन गुड्स। यानी ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सिर्फ सर्विस प्रोड्यूस करता है, गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता? ये पहले भी बता चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टर्सरी सेक्टर। ये सर्विस प्रोड्यूस करता है इसलिए हम लोग इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। सो हमने अभी तक 13 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, बैंक एटीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सेक्टर। सो बैंक और एटीएम क्या करते हैं? हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो सर्विस सेक्टर कौन सा होता है? टर्सरी सेक्टर। सो 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टर्सरी सेक्टर। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर्स प्रोवाइड द। सो इसके क्या आंसर हो सकते हैं? इसका करेक्ट अगर आंसर बात की जाए सो इसका होगा ऑप्शन सी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। सो 15 का सही आंसर है सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द मेमोन टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय। इसका मतलब जीडीपी कैलकुलेट करने का किसका काम होगा? ये बड़े लेवल पर है तो इसका काम करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। सो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ए, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। सो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द जीडीपी। इसका मतलब जीडीपी की डेफिनेशन को अच्छे से कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है? सो हम लोग ऑप्शन वाइज इसको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। नो ये गलत है, डिक्रीज आ गया। सो ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हुआ। अब पढ़ते हैं ऑप्शन बी, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ये सही लग रहा है और आगे और चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एंड वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। नो ये गलत है। सो ऑप्शन सी एलिमिनेट हुआ। अब पढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द सिटीजन ऑफ कंट्री विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। नो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, इसमें आउटसाइड दे दिया सो ये भी गलत है। सो इसका एक्चुअल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी की जो डेफिनेशन करेक्टली बताता है। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, डैश शो हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। ये क्या बताता है? ये किसी देश की जीडीपी बताता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द डैश। बहुत ही इजी है, अभी पढ़ चुके हम लोग। तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को अगर हम लोग जोड़ दिया जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग जीडीपी। सो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, नेक्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर एग्जाम्पल ऑफ।
ये किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, मिक्स्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। टाटा और रिलायंस की बात चले तो ये क्या होंगे? हमारे प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग पढ़ते हैं। ये बताता है इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ऐसा कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं जितनी की उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं कि करके ऑप्शन नंबर ए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, नो ये गलत है। ये तब होता है एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे गर्मियों के सीजन में जो बहुत सारे जूस सेलर है वो उसके बाद विंटर सीजन में उनकी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। वैसे ही विंटर सीजन में बहुत सारे जो गर्म कपड़े बेचते हैं वो उसके बाद समर सीजन में उनका अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो एक सीजन वेरी करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यस, इसका करेक्ट आंसर है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बी बिल्कुल सही है। इसको हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर सी है, अगर इसको देखते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो वैसे ही गलत हो गया और डी तो वैसे ही गलत। सो 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर एग्जाम्पल ऑफ। एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स किस चीज के एग्जाम्पल है? सो इसके चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन अंडर अनएम्प्लॉयड, यस ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंडर एम्प्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स, कब होता है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट? वैसे हम लोग अभी देख चुके हैं। सो इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन वाइज। व्हेन पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क, पहला गलत है। सेकंड ऑप्शन व्हेन पीपल आर वर्किंग स्लोली, नो, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। इसका मतलब लोग जब जितने कैपेबल है उसके अकॉर्डिंग कम काम करते हैं। सो इसको हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। अभी हमने डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। सो ये क्वेश्चन नंबर 23 भी उसी के बारे में बात करता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इजी है क्योंकि इसको हमने अभी करवा दिया। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे? इसको अभी बताया था हमने डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसको हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब जब जरूरत से ज्यादा लोग एक ही काम कर रहे होते हैं, सो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है? ये है हमारे पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल। सो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच सेक्टर हैज ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स। इसका मतलब लास्ट 40-45 ईयर्स में अगर हम लोग देखें ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें हमें मैक्सिमम ग्रोथ देखने के लिए मिली है। सो बेसिकली अगर बात की जाए ऑप्शन वाइज, प्राइमरी सेक्टर, नो, प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ कम हुई है। सो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी टर्सरी सेक्टर, ये बिल्कुल सही आंसर है। सर्विस सेक्टर भी इसको बोल सकते हैं। लास्ट 40 ईयर्स में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिली है हमें टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में मिली। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और आजकल क्या हो रहा है कि लोगों की बेसिक डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। सो जिस वजह से जो टर्सरी सेक्टर है नाउ डेज काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं 27, द डैश कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। इसका मतलब सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर हमें प्रोवाइड करवाता है? बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी सेक्टर। सो आज भी प्राइमरी सेक्टर मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, अप्रोक्स मोर देन 40%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ओवर द पास्ट डिकेड
Also, certain new services such as dash have become important and essential. So, इसका करेक्ट आंसर बताइए. सो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो इसकी ये बात कर रहा है न्यू सर्विसेज मीन्स ये हमारे टर्सरी सेक्टर में जो आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. On which of the following economic basis the sectors are classified into organized and unorganized sectors? इसका मतलब ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हम लोग किस बेसिस पर इनको क्लासिफाई करते हैं. सो अगर ऑप्शन वाइज देखते हैं, फर्स्ट द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये गलत आंसर है. इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में डिवाइड करते हैं. ऑप्शन नंबर बी, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज, ये भी गलत है. इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हम लोग डिवाइड करते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन. सो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमें ट्रू बताता है, सही बताता है? देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए, वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. यस, बिल्कुल सही आंसर. ऑप्शन नंबर बी, दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स. सो ये भी बिल्कुल सही है. ऑप्शन नंबर सी, इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर. सो ऑप्शन नंबर सी भी सही है. सारे सही, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. सो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द डैश. सो जो ये बात करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की. अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्मॉलर यूनिट है और ये आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ होता है गवर्नमेंट. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर? इसका मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं आता? सो हम लोग देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड. सो बताइए ये आंसर सही है या नहीं. नेक्स्ट है ए डेली वेज लेबरर वर्किंग फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर. सो ये सही है या नहीं, जल्दी बताइए. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए डॉक्टर इन ए हॉस्पिटल ट्रीटिंग ए पेशेंट. ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? दिस सेक्टर इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल who are employed on their own doing small jobs. Second, employment is not secure, यानी कि employment secure नहीं है, no job security. See, people can be asked to leave without any reason. इसका मतलब लोगों को बिना वजह जॉब से निकाल देते हैं. सो इसमें जो आंसर होगा वो सारे ही सही हैं. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. प्लेस ऑफ वर्क विच फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन आर टर्म एज. जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे वो बेसिकली हमारा होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर. सो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइज सेक्टर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये बात कर रहा है एमजी नरेगा. सो इस एक्ट के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक्ट कब पास किया गया था? इन 2005. सो 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36. ये भी नरेगा के बारे में. अंडर नरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड इन नीड ऑफ वर्क आर गारंटीज डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर बाय द गवर्नमेंट. सो एक साल में कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा? ये होगा 100 डेज का
guaranteed employment. So question number next पढ़ते हैं 37. In which sector activities are not guided by profit motive? ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता? सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर करना, लोगों की भलाई करना। सो इसका 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ, यानी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर किस बेसिस पे क्लासिफाइड किए गए हैं। सो इसको ऑप्शन वाइज देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, नो ये गलत है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन बी, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिवाइड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड नेक्स्ट टर्सरी सेक्टर। सो इसके दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हुए। अब पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। यस, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ओनरशिप के बेस पर हम लोग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के क्या मोटिव होता है? इनका मेन मोटिव होता है लोगों की सेवा करना, पब्लिक वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज नेसेसरी। इसका मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स है उनको सपोर्ट करना और उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? इसके चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा बेस्ट आंसर है। सो फर्स्ट ऑप्शन रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉर बोथ, नो गलत आंसर। फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, नो ये भी प्रॉपर आंसर नहीं है। सी सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये भी प्रॉपर आंसर नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करना। किसका? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स है उनका। सो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब पढ़ते हैं हम लोग अपनी लास्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 41, द सेक्टर इन विच गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। इसका मतलब वो कौन सा सेक्टर है जिसमें ज्यादातर जो एसेट्स है और जो सर्विस है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। अब पढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द सेक्टर इन विच द ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड। इसका मतलब ओनरशिप होगी एसेट्स की और सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवाएगा? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर। सो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट सेक्टर। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इस चैप्टर के जितने भी मैक्सिमम बेस्ट क्वेश्चन थे लगभग सारे एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 3, मनी एंड क्रेडिट, उसके एमसीक्यू करेंगे। और फिर ये बुक कंप्लीट होने के बाद हम लोग इन सभी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। सो तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं और हम लोग इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू कवर कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। सो ये क्लास 10 का चैप्टर 3 है और आज इसको हम लोग कवर करेंगे। इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट बेस्ट 30 क्वेश्चन है वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो आज के दिन की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट मीन्स, यानी कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स का मतलब क्या होगा? इसकी डेफिनेशन भी हमने वैसे जब चैप्टर कवर किया था तब पढ़ा था। सो उसके चार ऑप्शन है।
सो इसका करेक्ट आंसर बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन विशेस टू बाय। इसका मतलब जो एक पर्सन बेचना चाहता है वही वस्तु अगर कोई दूसरा इंसान अगर खरीदना चाहता है तभी डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स होगा। सो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स इज कॉल्ड। इसका मतलब सामान के बदले जो सामान बदला जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे बार्टर सिस्टम। सो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन इंडिया डैश इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब इंडिया में नोट कौन इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो हमारे थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। सो वन बाय वन करके अभी देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, एज पर इंडियन लॉ अपार्ट फ्रॉम आरबीआई यानी कि आरबीआई के अलावा नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। आप बता सकते हो कि आरबीआई के अलावा और कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन इश्यू कर सकता है करेंसी को। सो ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन इंडिविजुअल को अथॉरिटी नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। इसका मतलब रुपी को हम लोग एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट यूज़ करेंगे और कोई भी इसको एज ए ट्रांजैक्शन को सेटल करने में रेफ्यूज़ नहीं कर सकता। सो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ ए पेमेंट मेड इन रुपीज़। और कोई भी पर्सन रेफ्यूज़ नहीं कर सकता अगर हम लोग रुपीज़ में पेमेंट करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। सो इसके सारे सही है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू। बैंक अपना बड़ा हिस्सा मेजर पोर्शन डिपॉजिट का किस काम में यूज लेता है बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू एक्सटेंड लोन। यानी कि बैंक ज़्यादातर जो पैसा उसके पास डिपॉजिट किया जाता है उसको बैंक लोन देने में यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। यानी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। सो अब हम लोग देखते हैं पेपर नोट्स। यस, पेपर नोट है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी या मनी। नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट, ये भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आता है। सी, सिल्वर कॉइन, ये नहीं आता, ये हमारा पहला ट्रेडिशनल मेथड में यूज हुआ करता था। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर कॉइन्स। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपोजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ बैंक इनकम। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि जो भी डिफरेंस होता है बैंक बोरोवर से जो चार्ज करता है और डिपॉजिटर को जो पे करता है वही बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम यानी बैंक का प्रॉफिट होता है। क्या ये सही है या गलत है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू, ये सही है। यही जो बोला है सही बता रखा है यहाँ पर कि जो बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा जो बोरोवर से जो चार्ज किया जाता है और जो डिपॉजिटर को पे किया जाता है उसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा वही इंटरेस्ट रेट बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर। गाँव में जो लोग लोन लेते हैं क्रेडिट लेते हैं उसकी डिमांड क्यों करते हैं, उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो मेन रीज़न होगा क्रॉप प्रोडक्शन करना। सो क्वेश्चन 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉप प्रोडक्शन। सो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल सिक्योरिटी का कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है ये बताइए। ऑप्शन नंबर चारों में से देखकर
सो नाइन्थ का अगर हम लोग देखें तो सारे ही सही हैं। लाइव स्टॉक भी इसका एग्जाम्पल है, लैंड भी है, डिपॉजिट विद बैंक भी है। सो करेक्ट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि जब भी लोन लेते हैं तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके बारे में हमें बताना है कि अलग अलग क्या क्या इसके कंपोनेंट हो सकते हैं। सो हम लोग देखते हैं फर्स्ट, ए इंटरेस्ट रेट सही है, यस बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड कोलेट्रल सिक्योरिटी, यस तीनों सही है, तीनों की रिक्वायरमेंट होती है, तीनों कंपोनेंट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट के। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, इन चारों में से कौन सा मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए गोल्ड रॉन्ग, बी सिल्वर, सी कॉपर रॉन्ग। ये तीनों हमारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी नहीं आता। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेपर नोट्स, ये हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी आता है। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन चारों में से सही कौन सा है वो हमें बताना है। सो फर्स्ट, member of cooperative pool their resources for cooperation in certain areas, yes ये सही है। सेकंड, beside बैंक, बैंक के अलावा the other major source of cheap credit in rural areas is cooperative society, इसका मतलब बैंक के अलावा गांव में जो मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, चीप क्रेडिट, वो कौन सा माना जाएगा, वो माना जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिल्कुल सही है, बी भी सही है। सी देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव पॉसिबल्स, यानी कि कोऑपरेटिव के अलग अलग टाइप पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे फार्मर कोऑपरेटिव, वीवर्स कोऑपरेटिव एंड इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव। सो ये भी बिल्कुल सही है। सो जब तीनों सही है इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द मेजर सोर्सेस ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया वॉज, रूरल हाउस होल्ड में मेन जो क्रेडिट का सोर्स है वो कौन सा कहलाएगा। सो इसमें हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन वाइज, मनी लेंडर्स, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है मनी लेंडर्स, यानी कि गांव में ज़्यादातर जो लोन लेते हैं लोग वो मनी लेंडर से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एट प्रेजेंट विच फॉर्म ऑफ मनी इज इंक्रीजिंगली यूज अपार्ट फ्रॉम पेपर मनी, यानी कि आजकल हम लोग पेपर मनी के अलावा इसका यूज़ ज़्यादा करते जा रहे हैं और उसका यूज़ बढ़ते ही जा रहा है। सो अगर हम लोग ऑप्शन वाइज देखते हैं तो इसमें सबसे बेस्ट है हमारा सी, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में हमारे जो एटीएम, डेबिट कार्ड वगैरह सब आ जाएंगे। और अगर ऑप्शन वाइज देखते तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही गलत हो जाता, कमोडिटी मनी ये पहले यूज़ होता था अब नहीं है। नाउ इट इज सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा प्लास्टिक मनी। सो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एन एसेट्स that the borrower use as a repayment guarantee to a lender is termed as, कोई भी संपत्ति जो बोरोवर एज ए रिपेमेंट गारंटी के यूज़ करता है उसको क्या बोला जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं, देखो ऑप्शन वाइज बताइए, इसको बोलेंगे हम लोग बी, कोलेट्रल सिक्योरिटी। सो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा बी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स, इसका मतलब कौन सा मेन रीजन है जो पुअर को, किसी गरीब को बैंक लोन लेने से रोकता है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही करेक्ट है, एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी कि गरीबों के पास में कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी या एक्स्ट्रा कोई सिक्योरिटी नहीं होती
जिस वजह से वो बैंक से लोन नहीं ले पाते, क्योंकि बैंक में ये मेन कंडीशन होती है। सो इसके कारण गरीबों को इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जैसे किसी मनी लेंडर से, ट्रेडर से, उनसे लोन लेना पड़ता है, जो कि उनसे कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेते। सो अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथोराइज मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? इसका मतलब इन चारों में से कौन है जो ऑथोराइज देता है, अथॉरिटी देता है कि मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जनरली हाउ many मेंबर्स आर देयर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप? बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने मेंबर होते हैं, सो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 to 20 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में। सो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय? इसका मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो ज़्यादातर जो डिसीजन लिए जाते हैं लोन एक्टिविटी से रिलेटेड, वो कौन लेंगे? सो देखते हैं हम लोग ऑप्शन वाइज। क्या बैंक हो सकता है? नहीं, बैंक गलत है। मेंबर, यस, मेंबर बिल्कुल सही आंसर है। जो उसके मेंबर होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वही सारे के सारे डिसीजन लेते हैं। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंबर्स। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड? इसमें कौन सा नहीं आता ये बताना है आपको फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। सो बैंक, यस, बैंक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आता है। कोऑपरेटिव, ये भी आता है। नेक्स्ट एम्प्लॉयर्स, यस, ये सही आंसर है। एम्प्लॉयर्स फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में नहीं आता, ये इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का पार्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच अमंग दिस इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब हम लोग गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं, उसे हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। सो इसका जो मेन फीचर्स है वो क्या होगा? सो इसके हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन वाइज। फर्स्ट, मनी कैन इजीली एक्सचेंज एनी कमोडिटी। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, बार्टर सिस्टम में मनी तो एक्सचेंज किया ही नहीं जाता। ऑप्शन नंबर बी, इट इज बेस्ड ऑन डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। यस, ये पॉसिबल है, डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स पर ये बेस होता है। सो नेक्स्ट और देख लेते हैं। इट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद मनी। नो, यहाँ पर भी मनी आ गया, ये भी गलत है। नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज ए मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी है, बट एसेंशियल फीचर्स में इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज बेस्ड ऑन डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन? हमें इनफॉर्मल सेक्टर लोन के एग्जाम्पल बताने हैं। सो इसका फर्स्ट देखते हैं, मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडर्स, ये भी बिल्कुल सही है। ए और बी अगर सही है तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। सो फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों आते हैं। इसका जो कोऑपरेटिव है वो हमारा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। व्हाई डू बैंक कीप ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ? इसका मतलब बैंक कुछ हिस्सा अपने पास में जो भी डिपॉजिट का आता है उसे एज कैश बैलेंस रखता है। उसका क्या रीजन हो सकता है? उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी। इसका मतलब कुछ लोग जो बैंक में पैसे विड्रॉ करने के लिए आते हैं, सो उनको ये पैसा प्रोवाइड करने के लिए बैंक अपने पास में कुछ कैश बैलेंस ज़रूर रखता है, और बाकी का अमाउंट बैंक हमेशा लोन देने में यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू रूरल पुअर्स? इसका मतलब इसमें नया मेथड कौन सा है जो गाँव में लोगों को लोन प्रोवाइड करवाता है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसएचजी। इसका मतलब सेल्फ
हेल्प ग्रुप। सो ये गांव में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हेल्प्स द बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। इसका मतलब जब कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं होती तो लोगों को ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। सो इसमें अगर हम लोग देखें, सो आजकल नाउ इट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप ये ज़्यादा इम्प्रूव होता जा रहा है, ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है रूरल एरियाज़ में, और इसमें लोगों को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं जमा करवानी पड़ती। इसमें लैक ऑफ कोलेट्रल होता है, इसका मतलब कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम लोग देखते हैं हमारी लास्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। सो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। पहला, ग्रांट ऑफ टाइमली लोन, यानी कि समय पर लोन देना, बिल्कुल सही है ये। सेकेंड, रीजनेबल इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है कि रीजनेबल इंटरेस्ट मिलता है। सो सेकेंड भी इसमें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेरियस इशू। यस, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिससे जो वुमेन होती है स्पेशली वो सोशल इश्यूज वो डिस्कस कर सकती है। सो इसके तीनों एडवांटेज है। अब देखते हैं लास्ट, डज नॉट हेल्प वुमेन टू बिकम सेल्फ रिलायंट। नहीं, ये गलत है, ये वुमेन की हेल्प करता है सेल्फ रिलायंट बनने में। सो इसमें ये पूछा था नॉट एन एडवांटेज, ये ऑप्शन नंबर डी ये गलत दे रखा है। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। डैश इज ए पेपर, पेपर की बात कर रहा है इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट, यानी बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, आदेश देता है कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पे कर सके फ्रॉम द पर्सन अकाउंट, किसी एक पर्सन के अकाउंट से, टू द पर्सन इन हुज नेम इट हैज़ बीन इशूड, जिसके नाम पर इसको इशू किया गया है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेक। चेक ही एक पेपर है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को। सो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। इसका मतलब चेक की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पेमेंट सेटल कर सकते हैं बिना कैश के इस्तेमाल के। सो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैश। सो अब हम लोग देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द एम ऑफ द लोन सैंक्शन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो लोन सैंक्शन होता है उसका क्या मकसद हो सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन सैंक्शन किया जाता है। सो इस 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। सो इस तरीके से आज की क्लास पूरी होती है और हमने जो चैप्टर 3 है उसके बेस्ट जितने भी 30 क्वेश्चन थे एमसीक्यू 30 एमसीक्यू हमने कवर अप कर लिए। सो अब हमारा बस एक चैप्टर बचता है इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 4, इसको भी हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। सो तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव में इस चैनल को फॉरवर्ड करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के क्लास 10th जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, और ये चैप्टर नंबर 4 है और ये लास्ट चैप्टर होगा और इसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी। आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड 40+ MCQ डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट MNC। MNC के बारे में इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज
ए एमएनसी इज ए कंपनी डेट ऑन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, यानी कि एमएनसी एक कंपनी है जिसका ऑन और कंट्रोल प्रोडक्शन कितने देश में होता है, मोर देन वन नेशन। यस, बिल्कुल सही है। सेकंड, एमएनसी सेटअप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, यानी कि एमएनसी अपने जो भी बिजनेस सेटअप करती है वो वहाँ पे करती है जहाँ पर उसको चीप लेबर अवेलेबल हो सके और साथ के साथ सारे रिसोर्स अवेलेबल हो जाए। सो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी, दिस इज डन सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, इसलिए किया जाता है ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो कम से कम हो एंड द एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, और एमएनसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। यही तो इनका मेन मोटिव होता है जिसकी वजह से वो दूसरे कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करती है। सो सी भी सही है, इसका मतलब इसके हमारे तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज, इसका मतलब जो भी बैरियर्स होते हैं, रुकावटें होती है और रेस्ट्रिक्शन होता है, जो कौन इस्टेब्लिश करता है, गवर्नमेंट। अगर इसको हटा दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन। सेकंड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिबरलाइजेशन। और इसके अलावा जो ऑप्शन है वो हम लोग जैसे ग्लोबलाइजेशन है वो डिटेल से पढ़ेंगे। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग होता है कि जो कंट्रोल है वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें नोट आ गया, कौन सा इन्वॉल्व नहीं करता आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, यस ये होता है। सेकंड, मोर गुड्स एंड सर्विस मूविंग बिटवीन कंट्रीज, यस ग्लोबलाइजेशन, बी भी बिल्कुल सही है, ये भी होता है। सी, इंक्रीज टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट, नो ये गलत है। और नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मूवमेंट होता है, ये भी सही है। हमें इसमें बताना था नॉट इन्वॉल्व, सी नहीं है। थर्ड का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग, लिबरलाइजेशन में से इनमें से कौन सा आता है। ऑप्शन नंबर ए, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, यस ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्रेड बैरियर को हटाना ही हम लोग क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, करगिल फूड्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया, करगिल फूड्स किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। उसके आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट आंसर बताइए। बेसिकली ये एडिबल ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एडिबल ऑयल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रीज हैज बीन हिट हार्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन सी ऐसी इंडियन इंडस्ट्रीज है जो सबसे ज़्यादा जिसको प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली है। सिक्स का करेक्ट आंसर है टॉय मेकिंग। चाइनीज प्रोडक्ट आने की वजह से जो इंडियन टॉय मेकिंग इंडस्ट्रीज है उसको काफ़ी लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड में इनमें से कौन सा बैरियर है। देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन वाइज। टैक्स ऑन इंपोर्ट हो सकता है, यस बिल्कुल करेक्ट है। सेवंथ का ए बिल्कुल सही आंसर है, टैक्स ऑन इंपोर्ट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द मेजर रिजल्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज बीन इन द ग्रोथ ऑफ, एट्थ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आउटसोर्सिंग बाय एमएनसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन एम टू फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब WTO जो बनाया गया था उसका मेन एम क्या था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड से जो भी रेस्ट्रिक्शन है उसको हटाना और इसको प्रमोट करना ट्रेड को बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, यही WTO का मेन मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डैश कंट्रीज, कौन सी कंट्री ने इसको इनिशिएट किया है।
So WTO established rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. और फिर उसके बाद WTO इन जो रूल्स है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड इनको चेक करता है कि इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। सो इसके 4 ऑप्शन है, बताइए क्या मिडिल इनकम कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, डेवलपिंग है या फिर डेवलप्ड कंट्रीज है। सो बेसिकली ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि डेवलप कंट्री ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। So option number D is correct. Now student, next question, which has played a big role in spreading globalization? Globalization को spread करने में किसका ज्यादा important role है? पहला है हमारा IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेकेंड बी, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, यस ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और IT दोनों ने काफी रोल प्ले किया है आजकल ग्लोबलाइजेशन को स्प्रेड करने में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सी बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फेयर ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू एंश्योरिंग बेनिफिट्स टू। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होगा कि बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, ए लेबरर्स को, बी प्रोड्यूसर को, सी कंज्यूमर्स को या डी ऑल ऑफ द अबव। यस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी को, चाहे लेबरर्स हो, प्रोड्यूसर हो या फिर कंज्यूमर्स हो। जब बेनिफिट ग्लोबलाइजेशन का मिलता है तो हम लोग उसको फेयर ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, एफडीआई। एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव बाय ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया बिलोंग्स टू द। एफडीआई किससे बिलोंग करता है, वर्ल्ड बैंक से? नो, फॉरेन गवर्नमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, बी मल्टीनेशनल, यस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टीनेशनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO के कितने मेंबर्स है? नाउ देयर आर 164 मेंबर्स। इनिशियली इसके मेंबर कितने थे? 125 मेंबर्स थे। और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में, और उस समय इसके 125 मेंबर थे, अब 164 मेंबर। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज। ये बहुत ही इजी है और ये डेफिनेशन हमारे चैप्टर में दे रखा है। रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन होना अलग अलग कंट्रीज के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये चैप्टर भी हमारा इसी बेस पर है, ग्लोबलाइजेशन के बेस पर है। सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यही होगी, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, SEZ, इसका मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स। इसका मतलब SEZ जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है उसका मेन एम क्या होगा? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे। फर्स्ट, टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, यानी कि फॉरेन कंपनी को अट्रैक्ट करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। क्या ये हो सकता है? यस ये बिल्कुल सही हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। टू एनकरेज स्मॉल इन्वेस्टर, नो गलत। टू एनकरेज रीजनल डेवलपमेंट, यस ये भी हो सकता है, बट मेन मोटिव क्या होगा SEZ का? टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसका मतलब इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है रिगार्डिंग WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में से 4 स्टेटमेंट में से कौन सा गलत नहीं है? सो ऑप्शन नंबर ए, इट अलाउ फ्री ट्रेड टू ऑल, यस सही है, ये फ्री ट्रेड अलाउ करता है विदाउट एनी ट्रेड बैरियर्स। नेक्स्ट, इट एम्स इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, यस ये इसका मेन मोटिव है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, इट एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड्स, इसका मतलब ये इंटरनेशनल ट्रेड्स के रिगार्डिंग रूल्स बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, WTO रूल्स हैव फोर्स द डेवलपिंग कंट्री टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, ये जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनको फोर्स करता है कि वो सारे ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर सके।
सो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इसमें हमारा जो गलत होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इट अलाउ फ्री ट्रेड टू ऑल विदाउट एनी ट्रेड बैरियर्स। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। एंट्री ऑफ एमएनसी इन ए डोमेस्टिक मार्केट में प्रूव हार्मफुल फॉर। इसका मतलब जब एमएनसीज एंटर करती है डोमेस्टिक मार्केट में, सो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर है। सो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑल स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। ग्लोबलाइजेशन हैड लीड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ। ग्लोबलाइजेशन ने किसकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव किया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑफ ऑल द पीपल। नो, सही नहीं है। सेकंड, ऑफ पीपल इन द डेवलप कंट्रीज। यस, बी बिल्कुल सही है। डेवलप कंट्रीज के लोगों की लिविंग कंडीशन को, यानी कि इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया है ग्लोबलाइजेशन ने। सो 19 का बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू एमएनसी सेट अप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज इन मोर देन वन नेशन? इसका मतलब एमएनसीज अपना ऑफिस और फैक्ट्रीज एक देश से ज्यादा देशों में क्यों स्टैब्लिश करती है? सो देखते हैं इसको ऑप्शन वाइज। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई एंड द एमएनसीज कैन अर्न प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो? नो, ये तो कम से कम होना चाहिए। सो एक गलत। बी, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसीज अंडरगोस लॉस। नो, लॉस नहीं होना चाहिए। सो बी भी गलत है। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए एंड एमएनसीज कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। सो हमारा 20 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हैं? सो देखते हैं ऑप्शन वाइज। इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। नो, गलत। बी, इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन कंपनीज। नो, ये भी सही नहीं। इसका करेक्ट आंसर इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन एमएनसीज, यानी फॉरेन एमएनसीज जो इन्वेस्टमेंट करती है वही हम लोग क्या कहलाती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट। व्हाट अट्रैक्ट्स एन एमएनसीज? एमएनसीज को इसमें से क्या ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि जिस वजह से एमएनसीज दूसरे देशों में जाती है? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट, चीप लेबर। यस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रेडी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है उसकी बात कर रहे हैं। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इसके करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इन्वेस्टमेंट मीन्स स्पेंडिंग ऑन विच? फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट। यस, ऑल ऑफ द अबव सही है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फैक्ट्री बिल्डिंग पे स्पेंड करना, मशीन पे या फिर इक्विपमेंट पे स्पेंड करना। सो 23 का डी बिल्कुल सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बेनिफिट्स enjoyed by company who set up production units in SEZ। SEZ अभी बताया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, और इसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं किसी कंपनी को? बेसिकली उनको कुछ सालों के लिए टैक्स नहीं देना पड़ता। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर सम ईयर्स, यानी कुछ समय तक उन्हें टैक्स से राहत मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ इंटीग्रेशन होने का मतलब? सो क्वेश्चन नंबर 25 का अगर हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, यानी डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जाकर ऑपरेट किया जा सकता है। यस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स, इसका मतलब मोर चॉइस ऑफ गुड्स, ये भी बिल्कुल सही है। सी, कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि प्राइस बिल्कुल कॉम्पिटिटिव रहेगी। तो इसके तीनों सही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, व्हेन वाज द WTO एस्टैब्लिश? WTO को कब एस्टैब्लिश किया गया था? इसको 1995 में एस्टैब्लिश किया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। Now next, which of the following factors has not facilitated globalization?
सो इसको अगर हम लोग देखते हैं, इसमें देखो टेक्नोलॉजी, यस इसने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया है, सही है। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, इसने भी ग्लोबलाइजेशन को काफी प्रमोट किया है। WTO तो करता ही है। सो तीनों जब सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ये यहाँ पर गलत है। सो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा था नॉट, सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, which one of the following has benefited least because of globalization in India? इसका मतलब आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है और ये आपको बताना होगा कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको सबसे कम बेनिफिट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का। सो ऑप्शन नंबर ए एग्रीकल्चर सेक्टर, ये बिल्कुल सही है, ए ही हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे कम बेनिफिट हुआ है। बाकी अगर हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, वो बिल्कुल सही है, उनको मैक्सिमम बेनिफिट हुआ है। ऐसे सेकेंडरी सेक्टर का मतलब ही हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज टू। सबसे कॉमन रूट कौन सा है इन्वेस्ट करने का एमएनसीज के द्वारा अलग अलग कंट्रीज में? सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेटअप न्यू फैक्ट्रीज। सबसे इजी रूट है नई फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करना दूसरी कंट्रीज में, ये इन्वेस्ट करने का सबसे कॉमन रूट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ग्लोबलाइजेशन सो फार हैज बीन मोर इन फेवर ऑफ। ग्लोबलाइजेशन ने अभी तक किन को ज्यादा फेवर किया है? सो अभी जैसे हमने पहले पढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ है वो हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज को। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन। ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव देखने के लिए मिला है? फर्स्ट, लेसर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, नो, गलत आंसर। नेक्स्ट, ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, यस ये हो सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नो चेंज इन कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, नो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ, चेंज जरूर हुआ है। और क्या देखने के लिए मिला है कि कंपटीशन पहले के मुकाबले ज्यादा है। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। नाउ नेक्स्ट, ए कंपनी डेट ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्रीज। एक कंपनी जो एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप, नो, गलत। कॉरपोरेशन, नो। फॉरेन कंपनी, नो। इसको हम लोग करेक्ट आंसर होगा मल्टीनेशनल कंपनी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन। ग्लोबलाइजेशन से क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलता है हमें? इनफ्लो ऑफ लेबर फ्रॉम अब्रोड, नो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम अब्रोड। ग्लोबलाइजेशन से जो दूसरी कंट्रीज होती है वो कैपिटल और टेक्नोलॉजी लेकर आती है। सो बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? सो इंटरनेट ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, या फिर लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल ट्रेड। बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सटर्नल ट्रेड, ये कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबलाइजेशन से। नाउ नेक्स्ट 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर बेनिफिट ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन बिटवीन ए लोकल कंपनी एंड ए मल्टीनेशनल कंपनी। सो हमें इसमें बताना है जब भी ग्लोबलाइजेशन होगा तो उससे लोकल कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज को जॉइंट बेनिफिट होगा। उसका मेजर बेनिफिट क्या होगा आपको ये बताना है ऑप्शन वाइज। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमएनसीज कैन ब्रिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन। यानी कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज आएगी वो नई टेक्निक लेके आएगी। सो इससे लोकल कंपनी को काफी बेनिफिट होगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन सा कहलाएगा इसमें आपको बताना है, अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है। सो ऑप्शन नंबर ए, द मनी डेट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग एंड मशीन एक्सेट्रा। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो भी पैसा हम लोग लैंड, बिल्डिंग और एसेट्स को
इनको खरीदने में लगाते हैं, उन्हीं को ही हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनीज आर बिकमिंग ग्लोबल। इसका मतलब कुछ इंडियन कंपनी के आपको एग्जांपल दे रखे, इसमें से बताना है कौन सी है जो अभी ग्लोबल बन चुकी है, यानी कि एमएनसीज बन चुकी है। नाउ ए टाटा मोटर्स, यस बिल्कुल सही है। बी इन्फोसिस, बी भी बिल्कुल सही है। सी रेनबेक्सी, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें तीनों सही, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल जोन called dash have been set up to foster globalization in India। इंडस्ट्रियल जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस्टेब्लिश क्यों किया जाता है, ताकि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। आपको बताना है कि ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या देखने के लिए मिलता है इंडिया की बिहाफ में अगर बात करें। पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, कंपटीशन अमंग सेलर एडवांटेज्ड वेल ऑफ ग्रुप, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। बी ग्रेटर चॉइस बिफोर कंज्यूमर, यस बी भी बिल्कुल सही है। अब कंज्यूमर को पहले के मुकाबले ज्यादा चॉइस देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट, इंक्रीज कंपटीशन बेनिफिट टू द इंडियन कंट्रीज, इंक्रीज कंपटीशन से इंडियन कंट्रीज को काफी बेनिफिट हुआ है, यस सी भी बिल्कुल सही है। दैट्स वाई इसके सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, डैश क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोड्यूसर टू मूव बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि प्रोड्यूसर को मौका देता है अपॉर्चुनिटी कि वो डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जाकर भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। आपको इसका बताना है सही आंसर क्या होगा। बेसिकली डोमेस्टिक ट्रेड नो, गलत। फॉरेन ट्रेड यस हो सकता है, बी बिल्कुल सही है। लोकल बिजनेस सी गलत, और इंटरनेशनल करेंसी तो वैसे ही गलत है, इसकी करेंसी की तो बात ही यहाँ पर नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। फॉरेन ट्रेड क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोड्यूसर so that they move beyond the domestic markets. Now next question number 41, MNCs की आपको फुल फॉर्म बतानी है। इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। MNCs मींस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ध्यान से इसके ऑप्शन वाइज देख सकते हो, एलिमिनेट भी कर सकते हो। जैसे ऑप्शन नंबर बी मल्टीनेशन था, उसमें नेशनल नहीं था, ये गलत हो गया। सी था मल्टीनेशनल सिटीज था, इस वजह से गलत हो गया। और डी मल्टीनेशनल काउंसिल था, दैट्स वाई डी भी यहाँ पर गलत है। ए सही होगा इसका, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। नाउ नेक्स्ट 42, एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज, यानी कि एमएनसी अपना प्रोडक्शन कहाँ पे सेटअप करेगी। इसके देखते हैं ऑप्शन वाइज। वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट, यस सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी, वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स अवेलेबल एट लो कॉस्ट, या बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी भी ऑल्सो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, जहां पे अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी मिल सके। तीनों बिल्कुल सही है, दैट्स वाई इसका डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स। सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एमएनसीज अपना बिजनेस सेटअप करते, चाहे वो मार्केट के क्लोजनेस की बात की जाए, या फिर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर हो, या फिर अदर फैक्टर्स हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट डिसाइड टू रिमूव बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इसका मतलब कौन से ईयर में हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया था कि जो भी बैरियर्स है फॉरेन ट्रेड पे और इन्वेस्टमेंट पे, उसको रिमूव कर दिया जाए। बेसिकली ये एलपीजी रिफॉर्म आए थे, ये हुए थे ईयर 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1991। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ आर बीइंग सेट अप टू अट्रैक्ट, यानी कि SEZ जो सेटअप किया जाएगा उसका मेन मोटिव क्या होगा, क्या अट्रैक्ट करना होगा। इसका मेन मोटिव होता है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, यही SEZ का मेन मोटिव होता है। और इन कंपनीज को कुछ सालों के लिए टैक्स में रिलीफ मिलता है। इस तरीके से हमने आज बेस्ट जो हमारे 40 क्वेश्चन थे प्लस 40 थे, वैसे 44 क्वेश्चन थे, वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। और हमारी जो इकोनॉमिक्स है क्लास 10th की वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो सिविक्स है या फिर ज्योग्राफी वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।